क्या हाल है बच्चा पार्टी बतेरा। क्या हाल चाल है सब लोगों को। गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। बोले सर, आवाज आ रही है? आप कहाँ हो? ऐसा ही है क्या? जय हिंद भाई, सब लोगों को जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई साहब, सब बढ़िया? मोहन, नवीन, सक्षम, विकास, ऋतिक, सक्षम, बेटू, ऋतिका पाल, ऋतिक या ऋतिका पाल, ऋतिक होगा भाई साहब। मजे में हो सब लोग? आज हम पढ़ने वाले मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। भारत माता की जय भाई साहब। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना काम फटाफट जो हम करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ेंगे भाई सब, सबसे पहले यूरोपियन कंपनियां जो हमारे भारत में आई और उन्होंने कहाँ कहाँ अपने कारखाने अपने ओपन किए, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है। हर्षित मोहन सर, एग्जाम मार्च के महीने में करंट अफेयर भी पूछेगा क्या? सागर भाई साहब, पहली बात तो रोज क्लास में आना स्टार्ट कर दे सागर। ठीक है। तो सारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। अब तो चाहता जी मैं 20 दिन के बाद क्लास में आऊँ, 5 दिन के बाद क्लास में आऊँ, और फिर मैं चाहता हूँ जी तुरंत मास्टर जी मेरे को सारी चीजों का आंसर भी दे दे हैं। चलो जी। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सी यूरोपियन कंपनी की स्थापना, तो सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी? तो सबसे पहले पुर्तगालियों की स्थापना हुई थी। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 में। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, आप सब लोग पढ़ते आए, 1600 में। फिर डच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, फिर डेनिस की हुई थी, फिर फ्रेंच की हुई थी। यह स्थापना है कि इनकी कंपनियों का कब कब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये भाई साहब आए कब? पुर्तगाल है भाई साहब 1498 में। डच आए 1605 में। फिर इंग्लिश आए 1613 में। फिर डेनिस आए 1620 में। और फिर आए फ्रेंच 1668 में। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इन दोनों में एक ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी बनी, फिर अंग्रेजों की बनी, फिर बनी डच। डच मतलब जो नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी होते हैं उनको डच बोलते हैं। डेनमार्क के निवासियों को डेनिस बोलेंगे, डेनिश। ठीक है। तो इनकी स्थापना में याद रखना, तो पहले पुर्तगालियों की कंपनी की स्थापना हुई थी, फिर इंग्लिश की कंपनी की, फिर डच कंपनी। लेकिन भारत में आने का क्रम बहुत बार पूछा जाता है। तो भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। फिर कौन आए? डच। फिर आए थे अंग्रेज। फिर आए थे डेंस। डेंस मतलब नीदरलैंड वाले। और भाई साहब, सॉरी, डेंस मतलब डेनमार्क वाले। और सबसे लास्ट में है फ्रांसीसी, फ्रेंच। पुर्तगाली सबसे पहले आई, सबसे बाद में गई, याद रखना। तो कौन सी ऐसी यूरोपियन कंपनी जो सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई? सबसे पहले कब आए? 1498 में। सबसे बाद कब गए? 1961 में गोवा छोड़ के गए थे, गोवा। ऑपरेशन विजय, अगर आप लोगों को याद हो तो थोड़ा बहुत। ठीक है। अरे भाई एडमिट एडमिट बताओ हॉस्पिटल वगैरह में भाई। ठीक है ना? अब ठीक है तबियत भाई आपकी? चलो जी, पुर्तगाली के बारे में पढ़ेंगे। जितना बताऊंगा उतना ही पढ़ना है। पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपीय आए थे भाई साहब। ठीक है ना? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कहां पहुंचा था? तो वास्को डी गामा पहुंचा था कालीकट। कालीकट में राजा था, राजा को बोलते जुमेरिन। राजा को बोलते जुमेरिन, नाम नहीं था उसका जुमेरिन। जुमेरिन, जमूरिन, जमूरिन, जो भी लिखना चाहो। 1498 में पहुंचा था, याद रखना रहा। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर का नाम क्या था? तो नाम था अल्मेडा। तो याद है ना, अल्मेडा क्या था? अल्मेडा पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो कोई आपसे पूछे पुर्तगालियों के पहले गवर्नर का क्या नाम था, तो बोलता है अल्मेडा। इसने लगाई थी भाई ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन सी? मैंने कल बताया था आप लोगों को। मुगलों के नाक में दम कर रखा था, बोले भाई जमीन पे तुम हो गए भारत के राजा, लेकिन पानी में तो हम हैं। पानी में तो हम हैं, हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी यही थी आपकी, नौसैनिक शक्ति। दूसरा था अल्बुकर्क। पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को ही वास्तविक में बेसिकली अगर बात करें तो
वास्तविक में पुर्तगाली शासक माना जाता था अल्बुबुर्को को। क्यों? क्योंकि इसने साम्राज्य को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो गोवा पे कब्जा किया था। गोवा पे कब्जा कब किया था? 1510 में। सोच के देखो, 1510 में गोवा पे कब्जा किया था, 1961 में छोड़ के गए हैं भाई साहब। 1510 में कब्जा किया था, 1961 में छोड़ के गए हैं। 451 साल, 451 साल। ठीक है भाई साहब। फिर आया भाई साहब नीनो डी कुना। 3 बंदे याद रखने। नीनो डी कुना। नीनो डी कुना ने क्या किया? नीनो डी कुना ने जो इनकी कोचिंग राजधानी थी गोवा ट्रांसफर कर दी, तो राजधानी बना ली गोवा। इन्होंने भारत में तंबाकू को शुरुआत की थी, याद रखना जरा। तो कुल मिलाकर आपको 4 लाइनें लिखनी है कि जी पुर्तगाली में सबसे पहले वास्को डी गामा आया 1498 में। पहला गवर्नर था अल्मेडा, उसने लगाई ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर दूसरा गवर्नर था कौन? अल्बुकुर्क, उसने गोवा को जीता 1510 में। और तीसरा गवर्नर था नीनो डी कुना, इसने भाई साहब गोवा को राजधानी बनाया। यह भारत में तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह ये सब लोग पुर्तगाली लेकर आए थे। ओके, रिपोर्ट समझ में आ गई? आ गया तो समझो, भेज दो मेरे को, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है भाई साहब डच। डच के बारे में कुछ नहीं याद रखना। डच के बारे में एक लड़ाई याद रखनी है भाई साहब। इसको बोलते चिनसुरा की लड़ाई या बेदरा की लड़ाई। क्या बोलते हैं? चिनसुरा। चिनसुरा की लड़ाई या बेदरा की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी सर? अंग्रेजों और डचों के बीच में हुई थी। कब हुई थी सर? 1759 में हुई थी। तो 1759 में लड़ाई हुई थी अंग्रेजों और डच। डच मतलब नीदरलैंड, हॉलैंड वाले। सर जी सारे किसकी हेल्प से स्प्रेड हुए थे इंडिया में? ईश्वर। भाई साहब किसी एक की मदद से नहीं हुए थे, और ना मुझे पता भाई किसकी हेल्प से हुए थे, और ना हमें जानने की जरूरत है भाई साहब। ठीक है, तो याद रखना डच। तो डच कंपनी की स्थापना तीसरे नंबर पर हुई थी 1600 में। याद रखना 1600 में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। तो आपसे स्थापना तो पूछेगा नहीं, तो आपसे ये पूछेगा, जो आपसे पूछेगा तो बस। अंग्रेजों के बारे में थोड़ा सा रुक के पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। फिर आए भाई साहब डेनिस। कौन आए? डेनिस। डेनिस कौन से? डेनमार्क के। इनके बारे में क्या याद रखना है? इनके बारे में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इनको ये याद रखना है बस भाई साहब 1845 में अपने ये सारे भाई साहब जोड़ा झंडी सारे के सारे अंग्रेजों को सौंप के चले गए। तो अंग्रेजों को अगर बात करें तो सौंप के चले गए थे। ये कब आए थे? ये कब आए थे? 1616 में आए थे। 1616 में आए ये मतलब भारत में नहीं आए। 1616 में इन्होंने अपने देश में कंपनी बनाई, ये डेनिस कंपनी। डेनिस कंपनी 1616 में बनाई, लेकिन 1616 में नहीं, भारत में कहा 1620 में आए, 4 साल के बाद। ऐसे ही फ्रांसीसी 1664 में कंपनी बनाई, 4 साल के बाद भारत में आई 1668 में। तो डेनिस का क्या याद रखना है जी हमें? डेनिस का इतना याद रखना है, डेनिस का हमें इतना याद रखना कि 1845 में अपने सारे जितने भी कारखाने वारखाने फैक्ट्री वगैरह थी वो सब अंग्रेजों को बेचकर निकल लिए। मतलब डेनिस ने इतना कुछ नहीं किया, पढ़ने लायक ऐसी कोई चीज नहीं है डेनिस के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो डच के रिगार्डिंग में क्या याद रखने की जरूरत है? डच के रिगार्डिंग में 1759 याद रखना, बेदरा की लड़ाई। चिनसुरा, ये बेदरा, ये बंगाल के आसपास हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई साहब हमें याद करना डेनिस। डेनिस क्या भाई साहब? डेनमार्क के थे। पहली बात तो याद रखना 1616 में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की, 1620 में भारत में आए, और 1845 में भाई साहब बिना कुछ फालतू की चीजें वीजें करके सारी चीजें अपने अंग्रेजों को बेचकर निकल लिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जरा कौन सी यूरोपियन कंपनी थी जिसने अपने सारे कामकाज धंधे वगैरह अंग्रेजों को बेचकर निकल लिए? तो आप क्या बोल रहे? कौन सी हो जाएगी? डेनिस हो जाएगी जी। ठीक है जी, कौन हो जाएंगे? डेनमार्क वाले हो जाएंगे। फिर ऐसा है फ्रांसीसी, ये यूरोप में आपस में लड़ रहे थे। फ्रांस और इंग्लैंड यूरोप में आपस में लड़ रहे थे। इनको पता लगा कि अरे अंग्रेज पहुंच गए भारत में, बोला ये पहुंच गए तो हम भी पहुंचेंगे। तो ये आए भाई साहब। तो आपसे पूछे सबसे आखिर में आने वाले कौन से थे, तो कौन बोल दोगे? फ्रेंच थे जी, सबसे आखिर में आए। सबसे आखिरी यूरोपियन कंपनी, सबसे आखिर में आने वाली यूरोपियन कंपनी कौन सी थी? सबसे आखिरी यूरोपियन थे भाई। 1664 में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की, लेकिन जी ये भारत में आए कब? 1667 में। और 1667 में वहां आए बोले जी जहां पर बड़े मजे आते हैं, सींग उड़ जाते हुए बड़े मजे आते हैं ना भाई साहब। लड़ाई तो सवाल तभी आए लड़ाई का जब दुश्मन वहां पर हो। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली, अगर आपको याद हो तो, जहांगीर गया था, जहांगीर के पास गया था विलियम हॉकिंस, उसने 2 बोल उर्दू के फारसी के बोल दिए थे, बोला ना तेरे को बस इंग्लिश खा के उपाधि और ये 2-3 किले ले भाई साहब और तू निकल यहां से।
फिर भाई साहब वो थॉमस रो गया पीछे पीछे अजमेर तक, अजमेर से फिर दिल्ली आया, फिर सवाली की लड़ाई में इन्होंने भाई साहब पुर्तगालियों को हराया, और फिर वो जाके जो ना वो अट्रैक्ट हुए थे। कल मैंने पढ़ाई थी ना कहानी, याद है ना आप लोगों को? तो सूरत में अंग्रेजों की पहली कंपनी कहां खोलने को बोली? सूरत में। बोला अंग्रेजों ने पहली कंपनी सूरत में खोली, हम भी वहीं जाके फंसेंगे भाई साहब। तो इन्होंने अपनी पहली कंपनी कहां लगाई? सूरत में लगाई, जहां अंग्रेजों ने लगाई थी। ठीक है, ठीक है, याद रखना भाई साहब। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाई साहब बीजापुर के शासक था शेर खान लोधी, वहां की भूमि पर क्या बनाया? पांडुचेरी बनाया, पांडुचेरी। तो पांडुचेरी की स्थापना किसने की? याद रखना 1673 में पांडुचेरी की स्थापना किसने की? फ्रांसिस ने की थी, याद रखना। एक लड़ाई हुई थी बेटा वाडी बास, वांडी वांस की लड़ाई हुई थी भाई साहब, वांडी वांस की लड़ाई हुई थी 1760 के अंदर, याद रखना जरा। इसके बाद में फ्रांसीसी भाग लिए थे भाई साहब। तो याद रखना 1759 में किसका काम तमाम कर दिया इन लोगों ने? 1759 में डच लोगों का काम तमाम कर दिया। तो जो डेनिस डच लोग थे उनका काम तमाम कर दिया 1759 में बेदरा की लड़ाई में। और अगले ही साल किसका भाई साहब पल्ला बांध दिया भाई साहब? कति खत्म, एक नंबर काम कर दिए बिल्कुल। 1760 के अंदर किसका काम कर दिया भाई साहब? फ्रांसीसी काम कर दिया। ठीक है, तो दो याद रखना, 1760 में वार्डीवास की लड़ाई फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, और 1759 की जो चिंसोरा की लड़ाई हुई थी वो डच लोगों के बीच में हुई थी। 1845 में भाई साहब ये तो निकल ही गए थे। अब आप लोगों का दिमाग खटक रहा होगा कि गुरुजी ये बता मुझे एक बार कि फ्रेंच को भी निपटा दिया इन लोगों ने, अंग्रेजों ने। डेनिस तो पहले ही भाई साहब जो है ना वो बेच बेच के चले गए, डचों का भी काम कर दिया, सिर्फ पुर्तगाली कैसे बच गए? पुर्तगाली कैसे बच गए? पुर्तगाली थे शाणे। पुर्तगालियों ने अगर बात करें अपनी राजकुमारी का भाई साहब ब्याह जो है ना, शादी जो है वो अंग्रेज के राजकुमार से कर दिया। ये भाई साहब अब बन गए रिश्तेदार। अब रिश्तेदार रिश्तेदार को तंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो शादी हुई भाई साहब कहां पे? पुर्तगाल। पुर्तगाल की रानी थी, राजकुमारी थी कैथरीन वैथरीन, इनका नाम मैं याद नहीं करूंगा, फालतू हो जाएगा, बस इतना याद रखना। पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उसकी शादी होगी भाई साहब अंग्रेज के राजकुमार के साथ में, अंग्रेजों के राजकुमार के साथ में, भाई साहब वो बन गए रिश्तेदार। और यहां पर जो मुंबई थी, वो मुंबई अगर बात करें, वो मुंबई जो है पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दे दिए दान में कि जी ले लो, क्योंकि गोवा मुंबई आसपास में है। बोले गोवा हम रहेंगे, तुम्हें काम करो तुम मुंबई ले लो, तुम्हें दहेज में दे देते हैं। तो एक बार पूछा गया था आप लोगों से कि पुर्तगालियों ने किस भारतीय शहर को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दिया था? तो आप क्या बोल रहे किसको दिया था? मुंबई को दिया था। और भाई साहब रिश्तेदार बन गए, तो पुर्तगालियों को कभी भी, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को नहीं तंग किया और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को तंग नहीं किया। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो इंग्लिश जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, याद आएगा? ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी भाई साहब पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में हुई थी, मैंने बताया था 1600 में थी। ये भाई साहब अकबर का नाम का लेटर लेके पहुंचे जहांगीर के पास, जहांगीर के पास पहुंचा, मैंने बताया भी था आप लोगों को। विलियम हॉकिंस 1609 में भाई साहब विलियम हॉकिंस आया जहांगीर के पास, बोला जी पिताजी तो गए। फिर थॉमस रो आया, पहली फैक्ट्री इनको सूरत में करने दी, पहली फैक्ट्री सूरत में करने दी। लेकिन आपको याद रखना प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई और बक्सर की लड़ाई 1764 में। ये दो बड़ी ऐसी लड़ाई थी जिन्होंने अंग्रेजों का बिल्कुल अगर बात करें तो भारत के ऊपर साफ कर दिया कि जी हम जो है अब बेशक जो है भारत के ऊपर राज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, कंपनी ने भारत पर कब तक राज किया? कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब तक राज किया? 1858 तक, 1858 तक। मैंने पॉलिटी में चीज पढ़ाई भी आप लोगों को कि 1858 तक, 1857 की क्रांति के बाद में कंपनी को बोलते टाटा भाई। पहले कंपनी शासन करती थी, अंग्रेज शासन मतलब ब्रिटेन शासन नहीं करता था। 1857 की लड़ाई के बाद में सीधा ब्रिटेन हम पे शासन करने लग गया था, हम पे राज करने लगा था ब्रिटेन। ठीक है जी, अच्छा 1756 में क्या हुआ? 1756 में ये हुआ 140 अंग्रेजों को भाई साहब बंद कर लिया। 1756 में क्या हुआ? 140 अंग्रेजों को बंद कर लिया, जिसमें से भाई साहब 123 मारे गए, 123 मारे गए। एक छोटा सा कमरा था उसके अंदर, छोटा सा कमरा, छोटी सी कोठरी थी, उसके अंदर भाई साहब एक जो है वो बेसिकली बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। अब बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ये बंगाल में गए, पहुंचे ब्रिटेन, बोले भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, काम धंधा करने दो। उधम पचात मचाया, बंगाल का नवाब बोले रुक जाओ भाई साहब, टिक जाओ चुपचाप, मेरा राज है। तो 123 अंग्रेज मारे गए। उसके बाद अंग्रेजों को इतना बुरा लगा कि भाई साहब तुमने हमारे 123 लोगों को मार दिया, और ये गलती से हुई थी घटना, जानबूझ के नहीं हुई थी। उसने बोला बंद कर दो, कल कल सुबह में छोड़ दूंगा। सुबह में छोड़ दो कहां से,
भाई साहब छोटी सी कोटरी थी, उसके अंदर एक सांस लेने का कोई भी अगर बात की हवा आना, जिसको दम घुटने से मर गए भाई साहब 123। अंग्रेजों ने बदला लिया, बोला रुक जा भाई साहब। तो याद है ना प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की साइड से कौन लड़ा? राजी, है ना? कौन लड़ा? क्लाइव। कौन था? और किसके खिलाफ लड़ा? बंगाल का नवाब कौन सा? सिराजुद्दौला। आपसे बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्लासी की लड़ाई में बंगाल का नवाब कौन था? आप बोलोगे सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की साइड से कौन लड़ा? सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 में हुई। प्लासी की लड़ाई क्यों हुई? ब्लैक होल त्रासदी के कारण हुई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, चलो ठीक है। इसके बाद हुआ बक्सर की लड़ाई भाई साहब 1764 में। 1764 की में बक्सर की लड़ाई, ये आखिरी लड़ाई थी जिसके बाद किसी और भारतीय राज्य ने भाई साहब कुछ किया ही नहीं, खत्म हो गए सारे के सारे। फिर आगे धीरे धीरे होंगी, लेकिन इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद में अंग्रेजों का भारत के ऊपर राज स्टार्ट हो गया था बढ़िया तरीके से। अभी तक तो ये जी हुजूरी करके, थोड़ा बहुत सहायता वायता करके, अब 1764 के बाद याद है बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई किन किन के बीच में हुई? सुजाउद्दौला बंगाल का नवाब भाई साहब, शाह आलम, ठीक है ना, सॉरी सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था। सुजाउद्दौला अवध का नवाब, शाह आलम मुगल, मुगल बादशाह शाह आलम, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह शाह आलम, और भाई साहब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा 1764 के अंदर। और अब की बार अंग्रेजों की साइड कौन सा था? हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। अरे ना, इसी घटना के बाद ब्लैक होल जाना है गधे। अंकित किसी भी चीज को कहीं भी कवर जो है ना कनेक्ट कर देता है। वो ब्लैक होल बहुत पुराना है, वो बहुत पहले से है, ब्रह्मांड से पहले बना ब्लैक होल। फटाफट रिवाइज करवा दो एक बार। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ जरा बक्सर का युद्ध कब हुआ? आप क्या बोलोगे? 1764 में हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब कौन था? तो आप क्या बोल दोगे? कौन था? सुजाउद्दौला था। बक्सर के युद्ध के टाइम पर बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था। बक्सर के युद्ध के टाइम पर मुगल बादशाह कौन सा था? शाह आलम था। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की साइड से किसने लड़ा? हेक्टर मुनरो ने लड़ा भाई साहब। प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? क्लाइव ने रखा था। क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को वास्तविक साम्राज्य माना जाता है भाई साहब। ये बंदा आता था जितवा के ही जाता था अंग्रेजों को। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, फादर ऑफ ब्रिटिश रूल, तो कौन हो जाएंगे? आप क्या बोल दोगे जी? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो। तो ये चीजें हमने पढ़ ली। अब ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। मैंने ये चीजें आपको पढ़ा रखी हैं भाई साहब, हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ा रखी है। हिस्ट्री में अगर आपने ध्यान दिया हो तो ठीक है, जरा ध्यान से समझना जरा। 1764 में क्या हुआ मैं बताता हूं, देखो। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। ठीक है, तो अंग्रेज बोला भाई साहब जितना भी खाना पीना, जितना भी सारा पैसा वैसा काम मैं करूंगा, मतलब पैसे वाला। बंगाल का नवाब बोला तू चुपचाप बैठा रहा भाई साहब, तो नाम नाम का नवाब है, काम सारे काम धंधे मैं करूंगा। ये प्लासी की लड़ाई से स्टार्ट हो गया था। प्लासी की लड़ाई से द्वैध शासन स्टार्ट हो गया था। द्वैध शासन, द्वैध शासन मतलब ड्यूलार्क्री। क्या होता है इसमें? इसमें ड्यूल शासन होता है। ड्यूल अगर बात करें तो बेसिकली अगर बात करें तो काम करने लगे थे, जैसे कि राजा कौन? बंगाल का नवाब, लेकिन काम सरकार कौन चला रहा? सरकार चला रहे थे अंग्रेज। 1764 में और बढ़िया वाला काम हो गया। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, याद रखना, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। तो आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो आप क्या बोलोगे? सर इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? 1765 में हुई थी, याद रखना जरा। 1765 में हुई थी, याद रखना जरा। विवेक बेटा पढ़ ले थोड़ा सा, ठीक है ना, वरना 1 सेकंड लगी मुझे ब्लॉक करवाते वक्त। जब टॉपिक चल रहा है पढ़ चुपचाप। पेपर की स्ट्रेटजी, अटेम्प्ट करने का तरीका वगैरह सब बता चुका हूं, अगर तूने सारी क्लास ली हो तो। डिस्टर्ब मत करा करो भाई साहब बीच में मेरे को। 1774, 1774 सर एक्चुअल था, एक्चुअल डेट थी 1774, एक्चुअल साल था। इसने भाई साहब सारे रूल रेगुलेशन कानून वानून बनाना स्टार्ट कर दिए थे।
ठीक है, ठीक है। 1774 अगर बात करें तो 1774 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया था भाई साहब, याद रखना रहा। तो 1774 के अंदर जो है वो कंपनी का शासन स्टार्ट हो गया था। तो कंपनी का शासन स्टार्ट हुआ था तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता था। गवर्नर जनरल, मैं विवेक तेरे को फिर से बोल रहा हूं, पढ़ ले बेटा, ठीक है ना। और अगर तूने सारी क्लास ले रखी है तो मेरे से क्यों सुन रहा फालतू में। मैंने तेरे को यहां पर एक आईडी भी दे रखी है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम आईडी भी दे रखी है कि यहां मैसेज कर लिया कर। ये भी बता रखा है मैंने, बता रखा है नहीं बता रखा। और तूने सारी क्लास ले रखी तो तेरे को ये भी पता होगा कि मैंने बीच पर टोक रखा है कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो भाई बाद में पढ़ लेना, बाद में पूछ लेना, मैं पूछ लेता हूं, मैं टाइम देता हूं आप सब लोगों के, कोई किसी को कोई डाउट किसी को कुछ पूछना हो। बता रखी नहीं है बात तेरे को मैंने। अगर तूने मेरी सारी क्लास ले रखी है तो ये चीज मैं 20 बार बोलता हूं ना तुम लोगों की, जब टॉपिक चल रहा होता है तो फालतू चीजें मत करा करो। ऊपर से फिर तुम मेरे से जुबान लड़ा रहा है फिर। ओके सर। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था भाई साहब, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, ठीक है ना, वो क्या हुआ मैं बताता हूं। देखो भारत के अंदर, मैं बताता हूं, भारत के अंदर जो है वो तीन बड़ी जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं उसको यार, प्रेसिडेंसी हुआ करती, तीन बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। ये भारत है ना, भारत, ये तीन बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती। दिल्ली को तो कुछ समझते ही नहीं थे। दिल्ली में तो भाई साहब मुगल शासक बैठा बैठा होता है। दिल्ली के अंदर तो, दिल्ली के अंदर तो इन्होंने बाद में कब्जा किया है। इन्होंने पहले भाई साहब बंबई मिल गया, बंबई कहां से मिला, पुर्तगाली से दहेज में मिल गया। इन्होंने मद्रास ले लिया, मद्रास के अंदर सेंट जॉर्ज वगैरह किला विला मद्रास कैप्चर कर लिया। फिर ये दोनों कैप्चर करने के बाद बोले बंगाल पहुंचते, बंगाल क्यों, बंगाल इसलिए पहुंचते क्योंकि इस टाइम के अंदर बंगाल का नवाब मुगल बादशाह से खटपट और खटपट होने लगी थी। पूरा का पूरा मुगल बादशाह जो है वो बेसिकली पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत भारत पूरा का पूरा भाई यूपी बिहार ये सारा का सारा, तो यहां पर बंगाल। तो मुगल बादशाह जब अंग्रेज, जब वो औरंगजेब के बाद में अगर बात करें तो मुगल बादशाह वो थोड़ा सा आंख दिखाने लगे थे, ठीक है ना, आंख दिखाने लगे थे। तो इन्होंने बोला भाई हमने मुंबई हमारे पास है, मद्रास हमारे पास है, हम बंगाल को और कर लेते हैं। तो बंगाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। बंगाल में बहुत भाई साहब बड़ी खेती हुआ करती थी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बड़े 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 भाई साहब मैदान, खूब अनाज होता था, खूब कर वसूलते थे, खूब बढ़िया खेती होती थी, ये सारी की सारी चीजें वगैरह जो है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जो बंगाल अगर बात करें तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट तो ये भी थे पर लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इसने बोला इसके ऊपर कब्जा करते हैं। तो इसने यहां पर बनते ही बोला कि जो बंदा बैठेगा यहां पर वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा। तो याद रखना सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया 1774 से लेकर 1833 में। बंदा था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था, याद रखना बेटा, वॉरेन हेस्टिंग। फिर 1833 से 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, बोला बंगाल बंगाल करिए पूरे इंडिया का है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया बेटा। कौन हो जाएंगे, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक हो जाएंगे भाई साहब। और बोला कि जी 1857 की जब क्रांति हुई ना, 1857 की क्रांति के बाद में, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोल दिया गया, बोले जब भाई जाओ तुम, टाटा बाय बाय, तुमने बहुत कर लिया, अब ब्रिटेन आएगा। अब डायरेक्ट ब्रिटेन ने राज करना स्टार्ट किया भारत के ऊपर। तो क्या टर्म आई, वाइसराय, वाइसराय। वाइसराय कौन था, लॉर्ड कनिंग था, लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड कनिंग वाइसराय था, लॉर्ड कनिंग। विवेक भाई जो तू मैसेज कर रहा ना उसी को जुबान लड़ाना बोलते हैं भाई, ठीक है ना। जब इंसान बोल रहा है कि मैसेज मत कर, इसका मतलब क्या होता है, मैसेज मत कर। उसके बावजूद भी अगर तू मैसेज कर रहा है इसका मतलब क्या होता है। और ऊपर से तुम मुझे बोल रहा है कि जी मैंने सारी क्लासेस ले रखी हैं। अगर भाई तूने मेरी सारी क्लासेस ले रखी है ना तो सिंपल सी बात है, तेरे को मेरे बिहेवियर का भी पता होगा, तो तेरे को मेरे पढ़ाने का स्टडी भी का तरीका भी पता होगा भाई साहब, ठीक है। और ये तो और शर्म की बात है कि तूने मेरी सारी क्लासेस ले रखी, उसके बावजूद भी तू ऐसी हरकतें कर रहा है। इसका मतलब क्या समझू मैं, तू जानबूझ के कर रहा है भाई विवेक। इसका मतलब तो ये है कि बेटा तू जानबूझ के कर रहा है, कि अगर तूने मेरी सारी क्लासेस ले रखी हैं, या फिर तू अलग से पैदा हुआ क्या कुछ अलग से, कि और सबके लिए अलग से रूल होगा, तेरे लिए अलग से रूल होगा।
और बुरा तुम्हें इतना तुरंत लग जाता है कि जी मैं जुबान नहीं लड़ा रहा हूं, आप मुझे ऐसा बोल रहे हो सर। और किसी बात की चीज नहीं है, और किसी बात की तो लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई इसी बात की है कि तुम्हें कोई इंसान कोई चीज अगर बात करे, सिखाना चाहे, कोई बताना चाहे, तो तुम्हें ऐसा लगता है जी मैं बिल्कुल सही हूं, मैं जो कर रहा हूं मैं बिल्कुल सही हूं। आप तो सर पागल हो। आप लोग इतने कॉन्फिडेंसली और एटीट्यूड के साथ में बात करते हो ना कि जी मैं तो बिल्कुल सही हूं सर, मैं जो हरकतें कर रहा हूं बिल्कुल सही है। आप ही में दिक्कत है सर, कोई ना कोई। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। बिल्कुल बता दिया होता विवेक, यही यही तो बात है, यही तो सोच का नजरिया है। बिल्कुल बता दिया होता। इसमें भी तूने अपने आप को ऊपर रखा है, इसमें भी तूने अपने आप को ऊपर रखा है कि सर इतने टाइम में आप मुझे इतना समझा रहे हो, सुना रहे हो, इतने इतनी बार में तो आपने बता दिया होता सर। इसमें भी तो अपने आप को ऊपर रख रहा है। सॉरी सर लिखने से कुछ नहीं होता है, मीन होना चाहिए। उस चीज को तुमने रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ मैंने गलत किया है। तूने पूरी क्लास का फ्लो खराब किया है। मैं आराम से पढ़ा रहा था और मुझे इसी चीज से दिक्कत है। और हर दिन हर क्लास में कोई हरामखोर आता है और ये हरकतें करके जाता है। हर दिन कोई आता है, हर दिन। आज तू है, कल कोई और होगा। हर दिन तुम लोगों का ये हो रखा है। नहीं होता तो बता दो जरा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम बता दो जरा मुझे कि सर नहीं होता ऐसा। मत आया करो भाई मेरी क्लास में फिर। सिंपल सी बात इतनी सी है, मैं पढ़ाने के मूड से आता हूं, मुझे पढ़ाने दिया करो। 50 40 60 मिनट मेरे को जितने भी घंटे पढ़ाने दिया करो मुझे बस। चलिए जी, बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बात करें तो 1773 में अगर बात करें तो आया 1773 में वॉरेन हेस्टिंग। हमें कब तक रहा कुछ रहा हमें याद करने की जरूरत नहीं, हमें इतना याद रखना है कि सर वॉरेन हेस्टिंग अगर बात करें तो पहला गवर्नर जनरल बंगाल था। आपसे मैक्सिमम टाइम यही पूछा गया है कि बताइए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था भाई भारत का? याद रखना कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग था, पहली चीज तो ये याद रखनी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता के अंदर। तो आपसे पूछा जाए कि कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1774 में हुई थी, याद रखना। 1774 में हुई थी, याद रखना। एक ऐसा, एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल जिसके ऊपर महाअभियोग मतलब इंपेचमेंट चलाया था, जिसके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए ऐसा कौन सा अगर बात करके गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, तो आप क्या बोलते हो? सर वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर मुकदमा चलाया गया था। अब क्यों चलाया गया था बेटा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1774 के अंदर। बस यही याद रखना है। क्या जी मुझे ये याद रखने की जरूरत है प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ, सालाबाई की संधि को कब हुई, दूसरा मैसूर युद्ध? नहीं पढ़ना बेटा, ये आप लोगों को युद्ध वगैरह नहीं पढ़ने बेटा, ठीक है ना? ठीक है। देखो बेटा, मैं आप लोगों को बहुत प्यार से समझा देना चाह रहा हूं। मैं वो टीचर नहीं हूं, मैं चाहता हूं ना, मैं चाहूं तो आपकी क्लास स्टार्ट करके सबको जय हिंद बोल के टॉपिक स्टार्ट करके मैं चैट को बंद भी कर सकता हूं। मेरे पास ऑप्शन है।
लेकिन मैंने आज तक कभी भी अगर बात करें, कभी भी मैंने उस ऑप्शन को फॉलो नहीं किया है। क्या पता यार किस इंसान को कौन सी जरूरत हो, क्या डाउट हो। लेकिन आप इस सब का जो है ना मिसयूज करते हो। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, आती क्लास में बोलता हूं, हर क्लास में कोई भी क्लास उठा के देख ले, मेरा रिकॉर्ड है। आते ही आप सब लोग मेरे को विश करते हैं, मैं आप लोगों को विश करता हूं, आप लोगों का हालचाल पूछता हूं, कोई डाउट पूछता हूं। पिछली वाली क्लास में कोई डाउट नहीं है। मैं चलो जी थम्स अप भेजो, फिर स्टार्ट करते क्लास। बताओ जरा ऐसा पैटर्न है या नहीं है। फिर जब हम पढ़ लेते हैं 20 25 20 मिनट, हमें लगता है कि नहीं, जब लगातार पढ़ ही रहे हैं, तो बीच में आप लोगों से एक दो बार क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हंसी मजाक कर लेता हूं, फिर बोलता हूं कि वापस आओ फिर पढ़ लो। लास्ट में क्लास खत्म होने से पहले हर दिन मैं पूछता हूं कि बेटा हमने जो चीज पढ़ी उसमें कोई डाउट या कोई और चीज, दिक्कत, समस्या, परेशानी। हर दिन पूछता हूं, हर दिन। नहीं पूछता हूं तो बता दो जरा एक बार। फिर मैं आप सब लोगों को अपनी इंस्टाग्राम मेल आईडी वगैरह दे रखी, किस लिए दे रखी है। आपने कभी ऐसा हो कि सर मैंने मैसेज किया हो और सर आपने सीन कर लिया पर आपने रिप्लाई नहीं किया। एक भी बच्चा बता दो जरा। रात के 12 12 बजे तक मैं बच्चों को रिप्लाई करता हूं। इसके पैसे नहीं मिलते भाई साहब मुझे, इसके पैसे नहीं मिलते मुझे भाई। मैं तुम लोगों को थक चुका समझा समझा के भाई, कि आप लोग भी चीजों को समझो। डाउट है भाई वहां पूछ लो, मैसेज फ्लो मत खराब करो, बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा। तो टेलीग्राम पर तो होगा, और नहीं होगा तो आ जाए टेलीग्राम के ऊपर भाई। इंस्टा पे नहीं हूं मैं। और जो तुम ये हरकतें कर रहे हो तुम भाई साहब, मैं तो चाहता हूं तुम्हारा सिलेक्शन हो और तुम जाओ फौज में। तुम नाक की मतलब तुम ऐसा सीधा चलोगे, ऐसा सीधा। तुम्हारा कंपनी कमांडर बोल देना बेटा तू यहां से कूद, मुर्गा बन, कुत्ता बन, वो सब बनेगा तू भाई, वो तू सब करेगा। चलिए, लॉर्ड कार्निवस आता है भाई साहब, दूसरा बंदा। बात करते हैं लॉर्ड कार्निवस के बारे में। आपको याद रखने की जरूरत नहीं लॉर्ड कार्निवस कब आया, ये वगैरह कब आया वगैरह वगैरह, सिंपल सी बात ये है। तो पहली बात तो आपको याद रखना कि जो इंडियन सिविल सर्विस, जो आईएएस आईपीएस वगैरह अगर पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं, अब कोई कमेंट वगैरह कुछ नहीं। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किसे कहा जाता है बेटा, याद रखना, किसको कहा जाता है, कार्निवल्स को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किसे कहा जाता है, कार्निवल्स को कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, अंग्रेज जब भारत में आए तो इन लोगों ने अगर बात करें, ठीक है, अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, जमीन को बांटना स्टार्ट कर दिया। अगर आपने याद हो तो मैंने पढ़ाया था सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, भूमि को इक्ता में बांटना स्टार्ट कर दिया, इक्ता में। उससे पहले गुप्त गुप्त वंश में सरकारों वरकारों में बांटना स्टार्ट किया था। उसके बाद में अगर बात करें तो आया अकबर। अकबर ने अगर बात करें तो मनसबदारी में बांटना स्टार्ट कर दिया था, मनसबदारी। तो वैसे ही जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट किया। तो आपसे पूछा जाए कि बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस चीज का स्थायी बंदोबस्त, जमीन का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट परमानेंट सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1793 में स्टार्ट हुआ। किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड कार्निवल्स के शासनकाल में। तो दो ही चीजें आपको याद रखना, बस क्या याद रखना है जी, भारतीय सेवाओं का जनक कौन हो जाएगा, कार्निवल्स। और दूसरा, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में किसने करवाया, कार्निवल्स ने करवाया। ठीक है, यही दो चीजें आपको याद रखनी है। मैंने आप लोगों की पढ़ाई इतनी इजी बना रखी, इतनी इजी बना रखी, आप एग्जाम में बैठोगे ना, देखना आपको पता लगेगा। अगर आप वाकई में लगातार मेरी क्लास में आए हैं, आपने पढ़ने का तरीका देखा होगा, तो वाकई में आपको पता लगेगा। अगर वाकई में आप पढ़ के गए होंगे ना, तो आपको पता लगेगा अरे यार ये चीज है। छोटा छोटा हाईलाइटेड ऊपर से, बाइलिंगुअल ऊपर से समझाता हूं। तीसरा, लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली किस लिए जाना जाता है जी, लॉर्ड वेल्जली जाना जाता है अपने सहायक गठबंधन के लिए। अब ये क्या बोला है जी, सहायक गठबंधन। सहायक गठबंधन, सहायक गठबंधन ये था कि
ये क्या करते थे अंग्रेज, स्टार्टिंग में लड़ाई नहीं करते थे। अंग्रेज बोलते थे भाई साहब मैं है ना तुम्हें उस राजा से बचा लूंगा, तू अपने दरबार में अपने राज्य में हमारे अंग्रेजों को रहने दे। अंग्रेज सैनिक मतलब हमारी सेना तुम्हारी रक्षा करेगी, कहने का मतलब ये है। ये था सहायक गठबंधन, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस कहने का मतलब गठजोड़, कि भाई साहब अपन दोनों भाई भाई हैं, मैं तुम पे हमला नहीं करूंगा और तुम पे कोई हमला करेगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस अगर बात करते याद ना, तो सब्सिडरी अलायंस जो है वो वेल्जली ने स्टार्ट की थी। सब्सिडरी अलायंस को मानने वाला पहला राजा कौन सा था? हैदराबाद का निजाम था। तो आपसे पूछा गया बहुत बार कि किस स्टेट ने सबसे पहले सहायक गठबंधन को अपनाया, तो कौन सा हो जाएगा? हैदराबाद का निजाम हो जाएगा बेटा, हैदराबाद का निजाम। बस यही दो चीजें याद रखनी, बस यही दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। टॉपिक से रिगार्डिंग में आप कभी भी बीच में पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आया कि ये सब्सिडरी लाइंस क्या, तो मेरे से पूछ सकते हो आप सब लोग, उस चीज के लिए मनाही नहीं है बेटा। लॉर्ड हेस्टिंग आया भाई साहब, लॉर्ड हेस्टिंग। अच्छा देखो कार्निवल्स ने क्या लेकर आया? कार्निवल्स लेकर आया बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। क्या भारत में सिर्फ बंगाली है क्या? क्या भारत में सिर्फ बंगाली है क्या? ठीक है ना, भारत में सिर्फ बंगाली है क्या? भाई रोहित मैंने बहुत पहले बता दिया था, आप लोगों को मैं फिर से एक बार बता देना चाह रहा हूं भाई, या तो हम थ्योरी ही पढ़ सकते हैं या पोल ही कर सकते हैं, ठीक है ना। जब हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह, या तो हम थ्योरी ही पढ़ सकते हैं या हम पोल ही कर सकते हैं, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है बेटा। अगर आपको पोल के रिगार्डिंग में पढ़ना है आप जाके यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, इसकी रिगार्डिंग में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बहुत सारे एमसीक्यूज करवा रखे हैं, और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था शायद। फिर आप बोलते हो जी नहीं जी, रैयतवाड़ी और पोल करने भाई साहब, इसके लास्ट में पोल ही पोल है, आप जाके कर सकते हो। अच्छा इसमें नहीं लेकर आया क्या, इंक्लूड नहीं किया क्या? सॉरी, इसमें इंक्लूड मैं नहीं कर पाया, लेकिन हर क्लास में आपको पीछे पोल देखने को मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पोल नहीं मिलते हैं। चलो आगे आते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग भाई साहब, तो जैसे कि कार्निवल्स ने क्या किया था बेटा, कार्निवल्स ने आपको पता होगा, कार्निवल्स ने स्थायी बंदोबस्त किया था। तो स्थायी बंदोबस्त कार्निवल्स ने किया था, कहां पर किया था कार्निवल्स ने? कार्निवल्स ने किया था बंगाल के अंदर। क्या बंगाली भारत में? नहीं जी, पूरा भारत ही है ना। तो इन्होंने क्या किया? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी बेटा। तो रैयतवाड़ी किस में लागू हुई थी? दक्षिण भारत में। तो रैयतवाड़ी किसने लागू की थी? मुन्नों ने। मुन्नरों ने लागू की थी 1820 में। और महलवाड़ी, महलवाड़ी यहां पंजाब की साइड में, उत्तर भारत के अंदर, पंजाब की साइड में। तो आपसे पूछे रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, तो ये किसने स्टार्ट की थी भाई साहब? लॉर्ड हॉस्टिंग ने। एक पिंडारी होती बेटा, पिंडारी। आप सब लोगों ने बाहुबली देखी होगी, आप सब लोगों ने बाहुबली देखी होगी। बाहुबली, बाहुबली दूसरी सेकंड बाहुबली, बाहुबली आपने देखी हो, जब जिसने पहली बार अगर बात करें तो देवसेना के दर्शन होते हैं बाहुबली को। उसमें कौन सा वो कुमार विक्रम पता नहीं कौन सा अगर बात करें जो है उसके अंदर, तो आपको एक सीन याद हो बाहुबली के अंदर, बाहुबली और कटप्पा भाई साहब एक पानी के तालाब में ऐसे मुंह धो रहे होते हैं, देखते हैं कि लाशें ही लाशें हैं। तो उसमें बाहुबली में बोलता है पिंडारी, पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का काम है, ये पिंडारी आते हैं। तो पिंडारी हुआ करते थे पहले भाई साहब। पिंडारियों खत्म किसने किया? लॉर्ड हॉस्टिंग ने किया पिंडारियों खत्म। लॉर्ड एम्स्टर के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई इतना बड़ा काम इसने किया नहीं भाई साहब, एम्स्टर साहब ने। मेटकॉफ, मेटकॉफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेटकॉफ, हाँ, राजा कुमार विक्रम, हाँ, मस्त इंसान था भाई साहब। लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है बेटा लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया, मतलब भारत के अंदर प्रेस के मुक्तिदाता। अब प्रेस कौन सा? प्रेस कौन सा? प्रिंटिंग प्रेस, जो अखबार वाला होता है वो प्रिंटिंग प्रेस बेटा। अब स्त्री मत समझ लेना, आयरन नहीं समझ लेना। सर रैयतवाड़ी, अंकुश पाल जैसे आपका स्थायी बंदोबस्त था, जैसे आपका स्थायी बंदोबस्त था। रैयतवाड़ी मैंने बताया ना, रैयतवाड़ी का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब तो किसान, तो जमीन को बांटने की प्रथा थी ये। रैयतवाड़ी हो जाएगा, महलवाड़ी हो जाएगा। तो महल को किसान बोला जाता है पंजाब की साइड में, इस साइड महाल, महाल किसान, किसान मतलब खेती को, महाल खेतों को बोला जाता है, ठीक है ना। तो महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये सारी की सारी भूमि सुधार से संबंधित चीजें थी, कि इतनी जमीन है तो इतना कर लेंगे, इतनी सारी 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 चीजें वगैरह, XYZ ये चीज थी भाई साहब, ठीक है। तो याद रखना
मेटकेफ को क्या कहा जाता है? भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। बस इतना सा याद रखना, और कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, और कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, इसने भाई साहब मानव बलि, कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि को रोका था। तो किसने भाई साहब मानव बलि को रोका था, कन्या भ्रूण हत्या को रोका था? तो आप बोल दो किसने रोका था जी? लॉर्ड हॉर्डिंग ने रोका था। ठीक है, अब आता है भाई साहब सबसे खतरनाक इंसान, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? हड़प की नीति स्टार्ट की। हड़प, डेक्ट्रॉन ऑफ पॉलिसी, हड़प की नीति। हड़प की नीति क्या होती है जी? हड़प की नीति, इसने ये बोला कि भाई साहब ऐसा है ऐसा है, डलहौजी बोला कि भाई साहब तुम्हारे पास खुद का बेटा होना चाहिए, तुम्हारा खुद का खून है तो। मतलब एक राजा था, अब उसे कोई भी लड़का नहीं था, कोई भी औलाद नहीं थी। कभी कभी क्या करते थे अंग्रेज थोड़ा बहुत जो है वो राजा के नौकर नाकरों को, भाई साहब चाकरों को पैसा वैसा देके और मरवा दिया करते थे। जहर दे दिया, कुछ भी कर दिया, अबॉर्शन करवा दिया, XYZ वगैरह, होने ही नहीं देते थे। तो कुछ कुछ लोग राजाओं ने दत्तक पुत्र रखने देते, गोद ले लिया, गोद ले लिया कि जी मेरा ये बेटा है, गोद ले लिया। बोले ऐसा नहीं है, हम गोद वोद को नहीं मानने वाले। तो ये हड़प की नीति यानी स्टार्ट हो गई थी, हड़प की नीति। तो पहली बात तो आपको याद रखना कि लॉर्ड डलहौजी, याद रखना जरा भाई साहब, इन्होंने क्या किया? व्यपगत डेक्ट्रॉन ऑफ लेप्स, जो आपने अभी लिखा, कार्तिक ने लिखा, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो है, हड़प का सिद्धांत, हड़पना स्टार्ट कर दिया राज्यों का। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा था? डलहौजी को। क्यों कहा जाता है भाई साहब? इसने रेलवे लाइन बिछाई थी, 1853 में रेलवे लाइन बिछाई इसने। 1853 में मुंबई और थाने मुंबई और थाने स्टेशन के बीच में रेलवे लाइन चलवाई भाई साहब इसने। इसने टेलीग्राफ चलवाया भाई साहब, टेलीग्राफ डाक व्यवस्था 1854 के अंदर। ठीक है ना, इसने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की स्थापना की, पीडब्ल्यू है ना, तो लोक निर्माण, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्थापना करवाई सब भाई। ठीक है ना, इसने विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट करवाया। शिक्षा के लिए ये वुड डिस्पैच लेकर आए, शिक्षा के लिए 1854 में वुड डिस्पैच लेकर आया। तो इसने बहुत सारे काम भी किए थे, लेकिन इसने गड़बड़ क्या कर दी? गड़बड़ इसने दो कर दी। देखो, 1857 की क्रांति का होने का सबसे बड़ा कारण तो बेसिकली अगर बात करें तो डलहौजी की नीतियां ही थी। इसने क्या कर दिया भाई साहब? सबसे पहले देखो, विधवा पुनर्विवाह हमारे समाज की सबसे खराब, बेसिकली जो है वो सोसाइटी की सबसे बड़ी खराब चीज थी कि अगर मान लो कि कोई भी लड़की जिसकी शादी हुई है और उसका पति अगर बात के तो मर जाता है, तो क्या करना पड़ता है भाई साहब? उसको उसको अगर बात करें तो आग में जलना पड़ेगा, वो सती प्रथा होती थी। तो सती प्रथा को खत्म करवा दिया। विधवा पुनर्विवाह अगर बात करें, सती प्रथा खत्म करे विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा अगर आपसे कोई पूछे सती प्रथा किसने खत्म करवाई, तो 1833 में जो विलियम बेंटिक आया था वो उसने करवाई थी। विलियम बेंटिक जो आया था 1833 में, जो आया था विलियम बेंटिक, अगर बात करें वहां सती प्रथा खत्म हो गई थी। दूसरा, इसने विधवा पुनर्विवाह, कि भाई जो विधवा अगर हो गई है, पहले तो सती करने से रोक दिया अंग्रेजों ने, सती करने से रोक दिया। पर्दा प्रथा अलग चीज होती है बेटा। ठीक है, विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा तो रुकवा दी। सती प्रथा रुकवा दी कि भाई जलने से रोक दिया, तो अब विधवा है तो विधवा को अभी दोबारा विवाह करने लगे, बोलो कि विधवाओं को विवाह करवाओ जरा। तो इसको हमारे समाज में जो है ना वो बड़ी ली कि भाई साहब ये अंग्रेज तो अब फालतू बकवास कर रहे हैं, हमारा समाज खराब कर रहे हैं, हमारी ये चीजें खराब कर रहे हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी, बहुत सारे ऐसे राज्य ले लिए थे हड़प की नीति से, जिसका गोद, जैसे झांसी की रानी थी, झांसी की रानी का बेटा जो है कि भाई राजा नहीं है तो भाई हमारा। फिर अवध की रानी है ना, अवध का नवाब जो है वो छोटा बच्चा था, बोला कि वो हम मानते नहीं अवध के अंदर, अवध तुम्हारे से चलेगा नहीं तो अंग्रेज चलाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से जो है वो अगर बात के तो जनता में आक्रोश हो गया और फिर 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, अब बेटा बेचारा है लॉर्ड कनिंग साहब, भाई साहब वही बात है ना, बोलो कि करे कोई भुगते कोई। करा किसका? डलहौजी का। ये 1858 में आया, सॉरी 1856 में आया। डलहौजी तो चला गया, 1856 में आया, 1856 में आते इसके आते 1857 में क्रांति होगी।
तो आपसे पूछा जाए कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था आखिरी? लॉर्ड कनिंग था, और यही भारत का पहला वायसराय भी था। तो भारत का पहला वायसराय कब बना? वायसराय, वायसराय का पद कब आया? 1858 में आया ना, 1857 की क्रांति के बाद में। और इससे पहले क्या था? गवर्नर जनरल था। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था आखिरी? तो आखिरी था लॉर्ड कनिंग। गवर्नर जनरल रहा 1858 तक, उसके बाद में वायसराय बन गया, उसके बाद में वायसराय बन गया। ठीक है। 1857 के काल में विद्रोह में भाई साहब ये हुआ। 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया, बजट पारित करना स्टार्ट किया। बजट, बजट और पोर्टफोलियो सिस्टम, जो आजकल नहीं बोलते जी, प्रधानमंत्री के साथ में रक्षा मंत्री भी हमारा, होम मिनिस्टर भी है, पोर्टफोलियो बोलते हैं इसको, कैबिनेट सिस्टम। तो कैबिनेट सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था? तो कैबिनेट सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1861 के अधिनियम से, याद रखना, 1861 के अधिनियम से। वायसराय आया था लॉर्ड कनिंग, भारत का पहला वायसराय था। बस इतना सा याद रखना, और भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी याद रख लेना, क्या याद रख लेना, आपसे पूछा गया कि 1857 की क्रांति के बाद भारत का पहला कौन सा विद्रोह हुआ था? तो आप कौन सा विद्रोह होगी, कौन सा बोलोगे सर? नील विद्रोह। तो 1857 की क्रांति के बाद में भारत में सबसे पहला विद्रोह कौन सा हुआ? तो नील का विद्रोह हुआ था बेटा, नील विद्रोह हुआ था। ठीक है। मंजित पटेल क्या कहना चाह रहे हो भाई? लॉर्ड एंगलिन, जॉर्ज लॉरेंस, कुछ नहीं किया इन्होंने, आपका पढ़ने का कोई नहीं है। लॉर्ड मायो, ये आपके पढ़ने का काम है भाई साहब। लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो जो है भाई साहब, वो बंदा था जिसने पहली जनगणना करवाई। तो पहली जनगणना किसने करवाई? लॉर्ड मायो ने करवाई भाई साहब पहली जनगणना, याद ना कब? 1872 के अंदर। और क्यों याद करना है? क्योंकि भाई इसको, इसकी हत्या कर दी थी। तो आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वायसराय था जिसकी पद पे रहते हुए हत्या करवा दी थी भाई साहब? हत्या कर दी थी भाई। ये काला पानी गए थे, काला पानी मतलब आजकल का अंडमान निकोबार। तो वहां गए, वहां उड़ा दिया, खत्म कर दिया। शेर अली अफरीदी नाम का एक बंदा था पोर्ट ब्लेयर में, वहां पर उसने उसकी हत्या करवा दी भाई साहब। नोट्सबुक को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लॉर्ड मोयो दो ही याद रखना, जिनके शासनकाल में पहली जनगणना हुई, मतलब आधी अधूरी जनगणना थी, मतलब पूरी तरीके से जनगणना नहीं थी। नहीं, सिविल सर्विस मैकाले समिति से थोड़ी ना था। मैकाले समिति अगर बात करें तो आपकी इंग्लिश से संबंधित थी। ठीक है ना? तो मैकाले समिति का सिविल सर्विस से कोई लेने देने नहीं था भाई, मंजित भाई। ठीक है। मैकाले का इंग्लिश से था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन ने जो है सबसे जो बुरा काम किया, वो बुरा काम ये किया कि जो भी भारत के जो देसी प्रेस थे, देसी अखबार थे, मैगजीन थी, सब पर प्रतिबंध लगा दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो आपसे कोई पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेकर आया, तो आप क्या बोल दोगे जी? लिटन लेकर आया। किसने लगाया? लगाया किसने? लिटन ने लगाया, लिटन ने। और इसको हटाया किसने? हटाया मतलब रिमूव किया किसने? किसने रिमूव किया इसको? रिमूव किया रिपन ने। यही से एग्जामिनर आपके साथ खेल खेलता है कि लगाया किसने जी? लेकर कौन आया? लीटन लेकर आया। और हटाया किसने, रिमूव किसने किया? रिपन ने किया। तो वर्नाकुलर प्लेस एक्ट किस साल आया? 1878 में आया जी। ठीक है। इसी टाइम पर रानी विक्टोरिया को कैसर हिंद, भारत की रानी घोषित किया गया। रानी विक्टोरिया को याद रखना जरा। तो लीटन के शासनकाल में रानी विक्टोरिया को क्या किया? भारत की रानी केसर हिंद अपॉइंट किया गया था। 3 दिल्ली दरबार लगे थे बेटा, 3 दिल्ली दरबार लगे थे। पहला दिल्ली दरबार लिटन के टाइम पीरियड में लगा था, पहला दिल्ली दरबार 1877 में। तो 3 दिल्ली दरबार लगे थे, 1877 में लगा पहला, याद रखना जरा। ठीक है। किसके शासनकाल में लगा जी? लिटन के शासनकाल में लगा। तो लिटन के लिए 3 चीजें याद रखनी। क्या? विक्टोरिया को भारत की रानी बना दिया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया भाई साहब, और इसके शासनकाल में दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते। रिपन, रिपन बहुत ठीक ठाक बंदा था। रिपन अगर बात करें तो बहुत ठीक ठाक बंदा था रिपन।
रिपन ने क्या हुआ, रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है भाई साहब? रिपन। इसने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया था, इसने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटवा दिया गया था, याद रखना। इसके शासनकाल में पूरी जनगणना हुई थी, पूरी जनगणना। अब देखो, मायो ने तो स्टार्ट करवाई थी पर वो पूरी जगह से नहीं हुई थी, लेकिन रिपन ने पूरे देश में करवाई थी भाई साहब। तो आपसे कोई पूछे कि सर पहली पूर्ण जनसंख्या, पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ? 1881 में हुआ था, 1881 में, याद रखना। 1881, 1881 कर लेना इसको। किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में। इसके शासनकाल में एक बड़ा विवाद हुआ था और इसने इसकी गद्दी खा ली थी भाई साहब। इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था बेटा, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद ऐसा था कि पहले जब अंग्रेज और भारतीय हुआ करते थे तो कोर्ट वोट तो हुआ करते थे। पहले यह था कि भारतीयों का अगर मुकदमा होता तो जज जो है वो भारत वाला भी हो सकता था, अंग्रेज भी हो सकता था। लेकिन जब अंग्रेजों का कोई मुकदमा होता था जिसमें अंग्रेज इन्वॉल्व होते थे, उसमें जज हमेशा अंग्रेज हुआ करता था, भारतीय नहीं हुआ करता था। तो भारतीय मुकदमे में दोनों हो सकते थे, भारतीय जज भी हो सकता था और अंग्रेज जज भी हो सकता था। लेकिन इल्बर्ट बिल में क्या कर दिया रिपन ने? बोल दिया कि अंग्रेजों के मुकदमे में अब भारतीय जज भी हो सकते हैं। और अंग्रेजों को लगी ये चीज बुरी, बोला ये कौन बैठा दिया ऐसा गद्दी पे, इसको हटाओ। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो क्या था आपका, समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को, अब याद रहेगा आपको। पहला कारखाना अधिनियम बनाया है कि भाई छोटे बच्चे कारखानों में नहीं जाएंगे, तो कारखाना अधिनियम तो ठीक ठाक बंदा था, मतलब ठीक ठाक बंदा था ये। ठीक। डफरीन, डफरीन भाई साहब, डफरीन के बस एक याद रखना, डफरीन के शासनकाल में भाई साहब किसका गठन हुआ था? कांग्रेस का। 1885 के अंदर कांग्रेस का गठन हुआ था। किसके शासनकाल में? तो उस टाइम पर वायसराय कौन था? डफरीन था। बस इतना याद रखना। हाँ, अंग्रेज बड़े चालू थे भाई साहब। ठीक है, यही लेंस डाउन को याद करने की कोई जरूरत नहीं, लेंस डाउन को याद करने की कोई जरूरत नहीं। एनलिंगन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आएगा कर्जन, ये भाई साहब दूसरा डलहौजी था। डलहौजी ने वो सारा काम किया, राज्य वाज्यों को हड़पा वड़पा वगैरह वगैरह। उसके बाद में ब्रिटेन के हाथ में कमांड गई, ब्रिटेन बोला कि जी हम कुछ नहीं करने वाले, ना तुम्हारे समाज में हम कुछ करेंगे, तुम जो कर रहे करते रहो, ना तुमसे कोई राजा वाजा हम छीनेंगे, अब हमें तुम चुपचाप राज करने तो हम कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए अगर आप देखोगे तो 1858 के बाद में अगर आप देखोगे तो कोई युद्ध वुद्ध कुछ नहीं हो रहा है, कोई फालतू की लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हो रही है। कब्जा करना था कर लिया, जितना भी सारा था। आप जितने सारे बचे थे, छोटे मोटे जितने भी सारे राज्य बचे होते, बोले थे तुम जो अपने मस्त ऐश करो, तुम हमें पैसे भेजते रहना। हाँ, सत्येंद्रनाथ टैगोर अगर बात करें तो फर्स्ट यूपीएससी वाले इंडियन हो जाएंगे। ऐसे चीज आपसे पूछी नहीं जाती, जो जहां पर आप लोगों को ध्यान है ना, इन चीजों को छोड़ दो, कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। करजन, तो लॉर्ड करजन भाई साहब, इसके शासनकाल में दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था। तो पहला दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में था? लिटन के शासनकाल में होता, याद रखना। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में हुआ करजन के शासनकाल में। इसने करवाया भाई साहब बंगाल का विभाजन, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया भाई साहब। बंगाल विभाजन के बाद में कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन चला था, याद रखना, स्वदेशी आंदोलन। इसके शासनकाल में यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में, यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, तो यही तीन चीजें याद रखना है। दिल्ली दरबार हुआ था जी, दूसरा स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी एक्ट आया था इसके शासनकाल में। ठीक है, मिंटो, लॉर्ड मिंटो भाई साहब, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, आपने पढ़े होंगे मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार आए थे 1909 में, और मार्ले मिंटो सुधार आए थे 1909 में। और यहीं से अगर बात करें तो, यहीं से अगर बात करें तो मार्ले मिंटो अगर बात करें तो मुसलमानों को अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोल, मुसलमानों को अलग से अगर बात करें तो पृथक निर्वाचक, मतलब मुसलमानों की सीट अलग होंगी। जैसे आज की डेट में तो अपनी जो कोई लोकसभा विधानसभा की सीट होती है, जब लोकसभा राज्यसभा विधानसभा की कोई सीट होती है, जब आप सब लोग चुनाव करते हो तो आप ये नहीं देखते ना आपके एरिया में
कि भाई नहीं ये तो सिर्फ वो सिर्फ मुसलमानों की, सिर्फ वो सिर्फ हिंदुओं की नहीं जी। हिंदू मुसलमान सब है, सब वोट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, बोला सर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं, मुसलमानों को वोट। तो सेपरेट इलेक्ट्रोल। तो 1905 में उसने क्या बोला, 1905 में यही तो क्या बोला कि वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बना दिया, इस साइड बांग्लादेश जिसको हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल, तो इसको ईस्ट बंगाल बोल दिया गया था। बोले ईस्ट बंगाल के अंदर मुसलमान जाते तो मुसलमान रहेंगे, और वेस्ट बंगाल में हिंदू जाते तो हिंदू रहेंगे। तो हिंदू मुस्लिम का विभाजन 1905 में स्टार्ट कर दिया था। इनको समझ में आ गया था कि धर्म, ये सारी चीजें वगैरह वगैरह एक्स वाई जेड करो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज किस वायसराय के ऊपर बम फेंका गया था, आऊंगा फकवाऊंगा बम, चिंता मत करो, बम फेंकवाएंगे भी, चिंता मत करो। ठीक है जी, समझ में आ गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया था, कांग्रेस नरम दल और गरम गरम दल में बट गई थी। कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी 1907 में, सूरत अधिवेशन में, याद रखना रहा। लो जी, जिसके ऊपर बम फेंका गया था वो था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, याद रखना जरा। बम अटैक नियर चांदनी चौक, ये लिखो जरा, बम अटैक नियर चांदनी चौक, ठीक है भाई साहब। तो इसके ऊपर बम फेंका गया था भाई। तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, याद रखना जरा, पहली बात तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। इसी के शासनकाल में तीसरा दिल्ली दरबार बना था, तीसरा दिल्ली दरबार रखा था। इसी के शासनकाल में जॉर्ज जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा बना था, जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा बना था। इसके ऊपर बम फेंका गया था भाई, बम फेंका गया था, ठीक है। और इसी के शासनकाल में भाई साहब जो है 1905 लिखो भाई, 1915 नहीं, 1905 नहीं, 1915, 1915 में भाई साहब गांधी जो है वो भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है जी। गांधी जो है वो भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 के अंदर। किसका क्वेश्चन था ये, अंकित कुमार, अंकित भाई मिल गया आंसर। ये था भाई साहब जेम्स फोर्ड। इसको बोला गया था बेसिकली, अगर बात करें, देखो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आ गए थे, इसको बोला गया था बेसिकली अगर बात करें, ठीक है ना। होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया था, होम रूल। अरे चापेकर बंधुओं ने फेंका था भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन जो है वो किसने स्टार्ट किया था, होम रूल आंदोलन याद रखना जरा, किसने स्टार्ट किया था, बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने और तिलक ने। नरमपंथी और गरमपंथी एक हो गए थे बेटा 1916 में, याद रखना। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। चंपारण, चंपारण अगर बात करें तो चंपारण जो है 1917 में, 1917 लिखना बेटा, 1917 चंपारण स्टार्ट किया था, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। असहयोग और खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड बोला गया था इसको। और रोलेट एक्ट और सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर बात करें तो ये हुआ था। अब आपसे अब आपसे ये नहीं पूछे कि किसके शासनकाल में हुआ था, अब ये भूल जाना, चेम्सफोर्ड भूल जाना, अब याद रखना ईयर कि होम रूल लीग कब स्टार्ट हुआ था आंदोलन 1916 में, किसने स्टार्ट किया, बेसेंट और तिलक ने। मुस्लिम लीग का, कांग्रेस और मुस्लिम लीग किस समझौते में आई थी, 1916 के लखनऊ समझौते में आई थी। चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, 1917 में स्टार्ट हुआ था। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब रोलेट एक्ट कब आया, 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 में हुआ। तो अब ये आपसे अब ईयर इंपोर्टेंट होते जाएंगे बेटा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बचा, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। 9 बज गए, पूरा 1 घंटा। इससे पहले भी 2 घंटे क्लास थी, 5 से 7। इससे पहले भी आपकी एप्लीकेशन की 3 क्लास थी। मेरे गले की बैंड बजी हुई बेटा, गले में खराश है, मुझे ऐसा लग रहा है कल परसों तक मेरे को आएगा जुकाम, और जुकाम होते ही मेरे को आता है बुखार।
अब मैंने आप लोगों को बता दिए थोड़ा सा, 1921 से 1947 के 20 साल रह गए हैं, सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। आप लोगों से जितना याद हो सके उतना ठीक है। मैंने 20 बार बता रहा आप लोगों को, हिस्ट्री वगैरह से इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगेगा कि नहीं जी हमें पढ़ना है, तो कल मैं एक क्लास और ले लूंगा भाई साहब। इसमें और कुछ नहीं पढ़ना, ये सारी की सारी चीजें वगैरह जो है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको हाईलाइट कर रखी हैं, ठीक है ना। ये ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये 3-4 समाज आपको याद रखना कौन से ईयर में बने थे। इसके बाद 1857 की क्रांति का विद्रोह विद्रोह कहां हुआ था, बस ये 3 चीजें हैं, ये आप आराम से कर लोगे। 3-4 स्लाइड, वैसे तो 10 स्लाइड बची हुई है, 10 स्लाइड भी नहीं बची हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 स्लाइड बची हुई है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो बेटा, ठीक है। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछो जरा। अब किसका डाउट था, वो विवेक का, पता नहीं कौन था, वो कौन था भाई साहब। मेरे साथ ये होता है, देख लो जरा, गुस्सा मैं इतना करता हूँ 2 मिनट के बाद शांत भी हो जाता हूँ, 2 मिनट के बाद भूल भी जाता हूँ चीजों को। हाँ भाई, आपकी क्लास में मैंने पूरे टाइम में पानी नहीं पिया, ये तो मेरे को अभी याद आया। पूरा 1 घंटा पढ़ा दिया मैंने, जोर लगा लगा के, एक एक बूंद भी पानी नहीं पिया मैंने। देखो, कोई चीज याद तब होती है जब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हो। सर अगर मन होगा तो क्लास के लास्ट में मेरा डाउट ले लीजिएगा। विवेक भाई, मैं तेरी ही बात कर रहा था, मेरा मन मन का ऐसा कुछ नहीं है कि मन होगा तो, ऐसा कुछ नहीं है। अब पूछो भाई, आपको जब पूछना, जब मैं हमेशा आप लोगों को टाइम देता हूं, अब पूछो ना, क्या क्या पूछना है। जैसे सतवीर गोस्वामी बोला सर याद नहीं रहता। देखो बेटा, याद करने का तरीका ऐसा है, जैसे कि आज आपने 5 वायसराय आज आप पढ़ लिए, आज पढ़ लिए 5 वायसराय, 5 आज पढ़ लिए, 5 कल पढ़ लिए। इन पांचों ने 3-3 काम करवाए होंगे, किसी ने 2 करवाए थे, किसी ने 3 करवाए थे, किसी ने 1 करवाया था, मैंने करवाया था, बताया था ना, ऐसे ही पढ़ाया ना मैंने। तो 15 लाइनें क्या याद नहीं हो सकती इनकी। फिर कल, कल जो है ना, कल 5 वायसराय और कर लेना। ऐसे ऐसे करके आप याद कर सकते हो। कितनी बार मैंने चीजें बताई हुई भाई। सतवीर गोस्वामी बोल रहा है, अरे विवेक पूछो भाई, विवेक पूछो, किसने मना, किसी कोई मना नहीं कर रहा। अब टाइम पूछने के टाइम पे तुम पूछते नहीं हो। अब तू 3 बार मेरे से पूछ लिया, पूछे सर मन हो तो, अब तुम, मैं बोल रहा हूं भाई, सब किसी को डाउट है तो पूछो। सतवीर बोला किस तरह नेवी एसएसआर के लिए है। सतवीर भाई, मेरे मेरे भाई, हाँ, गधे जैसा दिमाग मत यूज कर भाई अपना। मैंने हमेशा बोला है, अग्निवीर का सिलेबस, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, सबका सेम सिलेबस होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। विकास बोले से सिलेबस सड़ के नाच रहा है। सिलेबस सड़ के नाचेगा बेटा अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे। मैंने तुम्हें पहले बोल दिया था कि जैसे ही 70% हुआ था, मैंने पहले बोल दिया था कि आप लोग अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। अब तक तुम्हारा 70% सिलेबस का 2 बार रिवीजन हो गया होता, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हो। सर पेपर में स्टार्टिंग के 20 मिनट इंग्लिश के लिए रिजर्व है क्या। अभी तक रिजर्व वाली ऐसी कोई चीज अभी तक तो आई नहीं है बेटा, पर लेकिन देखो, ऐसा होता है ना कि कभी कभी चीजें क्या होती हैं कि कोई कोई बच्चा बोलता है कि हाँ सर रिवर्स हो, कोई कोई बोलता है रिजर्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो भाई साहब ये तो वहां जाकर ही पता लगेगा, लेकिन जितनी भी सारी टेस्ट सीरीज वगैरह आती हैं वो हम ऐसे ही रखते हैं कि 20 मिनट इंग्लिश के लिए रिजर्व है, 25 मिनट जो आपकी रीजनिंग के लिए रिजर्व है। रटना नहीं है बेटा, टुकड़ों में डिवाइड करो कि एक हफ्ते में मैं इतना, आपका पता होना चाहिए कि आज 12 मार्च है, तो 12 से लेकर 20 मार्च तक मेरा इतना हो जाना चाहिए। आप कॉपी में लिख के, रात में लिख के सोया करो कि कल मुझे ये करना है, और अगर ना हो उतना,
तो गिल्ट होना चाहिए कि आज मैं करना चाहिए था, मैं कर नहीं सकता। विवेक और बताओ, और क्या डाउट है भाई तुम्हारा? एक बार प्रिडिक्शन बता दीजिए सर, पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह का। पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह का भाई साहब क्या प्रिडिक्शन है? कुछ प्रिडिक्शन वगैरह कुछ नहीं है प्रिडिक्शन। एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो सबसे पहले। सर रिजर्व होते मैंने पिछली बार दिया था। हाँ तो भाई रिजर्व होती होंगी तो, बिल्कुल होती होंगी रिजर्व। मौली नवगरे कहीं नहीं लिखा हुआ भाई साहब, एग्जाम बढ़ेगा। इस भावना में मत रहो, अभी भी तैयारी अपने इस हिसाब से करो जरा। मतलब ऐसा नहीं होता कि 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने का मिलेगा, नहीं भाई साहब। 20 मिनट आपके इंग्लिश के हैं, और 25 मिनट आपके रागा के हैं। इस 25 में इस 25 में आपका रागा खा जाता है, रीजनिंग खा जाती है इसमें। 25 में से 15 15 20 मिनट तो रीजनिंग खा जाती है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग का पेपर वो जानबूझ के लेंथी डालते हैं, और जब जानबूझ के लेंथी डालते हो तो आप रीजनिंग के चक्कर में लगे रहते हो। आप मैथ और इंग्लिश तो कर ही, सॉरी, जीके तो कर ही नहीं पाते, इसलिए मैं बोलता हूँ आप सब लोगों को, रीजनिंग में सिलेक्टेड टॉपिक करो, सिलेक्टेड टॉपिक की स्पीड बनाओ। चुटकियों में हो जाना चाहिए रीजनिंग के क्वेश्चन, चुटकियों में इतनी स्पीड होनी चाहिए। और वो स्पीड कब आती है? जब आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, एक ही चीज को बार बार पढ़ते हो, तब आती है। कार्तिक बोला सर बस एक ही इतने सिलेबस में, यही तो बात है भाई साहब, यही तो दिक्कत है। यही तो दिक्कत है जीके जी इसमें। और आप मेरे से बोलते हो सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, कैसे बता दो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक? विवेक ये आदत डालनी चाहिए ना बेटा, ये आदत डालो बेटा। ठीक है ना? मतलब स्टेट और बाकी सब स्ट्रेटेजी की ज्यादा है कि, तो क्यों मैं बोलता हूँ कि ये पढ़ो? मैंने कब बोला? मैंने कभी बोला कि ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी दबा के पढ़ो? कभी नहीं कहा मैंने कहा कि इसको इनको छोड़ सकते हो अगर छोड़ना चाहो तो। मैंने तो यही कहा था, बाकी तुम लोगों की मर्जी है बेटा। तो चलिए, होपफुली आप सब लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आपकी और मेरी इस शाम की मुलाकात अभी तक इतनी ही थी। ठीक है? तो चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। विवेक भाई आज तू है, कल कोई और आएगा। सच्चाई तो यही है बेटा। ठीक है ना? कल तू देख लेना, कल कोई और आएगा, पढ़ा रहा हूँ आराम से, बीच मस्त में एक तुरंत कोई एक दो कमेंट करेगा ऐसा, मैं इग्नोर कर देता हूँ, तो फिर वो दोबारा फिर करेगा। जब तक मैं उसको कुछ नहीं कह लूंगा, कोई और आएगा विवेक भाई तुम्हारी जगह, देख लेना। सर ये कंप्यूटर में होगा क्या एग्जाम? हाँ कंप्यूटर पे होगा भाई। चलिए भाई, ठीक है, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद साथियों।